लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 12.6 के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 11 तक और आपको अच्छे से समझाया था क्या होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 12 से लेके 24 तक, ताकि इस एक्सरसाइज को खत्म करें और प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। बस इसका टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम बचेगा। सो इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। सो टोटल आपके पास अगर 6 लोग हैं उसमें से आपको 4 सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस। 4 students are to be selected such that find the probability that either 3 boys and 1 girl और 3 girls and 1 boy are selected। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 62 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो फेवरेबल केसेस है, फेवरेबल केसेस क्या है? वी नीड टू फाइंड दैट 3 boys and 1 girl, ऐसे आना चाहिए। तो 3 बॉयज कैसे आ सकते हैं? आपके पास 3 ही बॉयज थे, तीनों में से तीनों को उठा लिया। 3 गर्ल्स थी, किसी एक लड़की को ले लिया। टोटल ये वाला नंबर आ जाएगा विच इज 64। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 64 आप लिख सकते हो 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2। सो द आंसर इज 1/4। सो ये वाले इसके प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/4। और अगर आपको बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, ठीक है, कुछ ऐसा बोला गया। अब 1 बॉय में 3C1 इंटू 3C3, क्योंकि तीनों लड़कियों को लेना है, डिवाइडेड बाय 6C4, क्योंकि 4 टोटल बच्चे आप सेलेक्ट कर रहे हो। यहां से भी आपको 1/4 मिलेगा। तो हमें बताना था इन दोनों का यूनियन क्या है, मतलब ये वाला केस या फिर ये वाला केस। तो इन दोनों केसेस को सम कर देना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4 प्लस 1/4 विच इज 1/2। तो हाफ है, 1/4 1/4 हाफ बन जाता है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन 13। X is taking up subject mathematics, physics and chemistry in the examination. His probability of getting grade A in these subject is 0.2, 0.3, 0.5। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देख के लगेगा कि बंदे का या तो मैथ्स में ए ग्रेड आएगा या फिजिक्स में, बट ये इंडिपेंडेंट है। वो ग्रेड ए मैथ्स में भी ला सकता है, फिजिक्स में भी ला सकता है और केमिस्ट्री में भी नहीं ला सकता है। मतलब कि ग्रेड्स लाना इंडिपेंडेंट केसेस हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ही गेट्स ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो पहले पार्ट में वो क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी दैट मैथ्स में वो ग्रेड ए लेके आया, इंटरसेक्शन कि वो फिजिक्स में भी लाया, इंटरसेक्शन वो केमिस्ट्री में भी लाया। इट्स सेम एज सेइंग वो मैथ्स में ग्रेड ए लाया, फिजिक्स में भी लाया और केमिस्ट्री में भी वो ग्रेड ए लेकर आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स जो होगा बच्चों वो 0.2 हो जाएगा, फिजिक्स का 0.3 हो जाएगा और केमिस्ट्री का 0.5। ये जो प्रोबेबिलिटीज है, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 0.2 इंटू 0.3 ये 0.06 बन जाता है इंटू 0.5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको 30 मिलता, लेकिन 0.03 आ जाएगा आंसर। तो देयर इज ओनली 3% चांस कि वो सब में ही लेकर आ जाए ए ग्रेड। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद आता है ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में वो ग्रेड ए लेकर नहीं आया, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। तो प्रोबेबिलिटी कि वो मैथ्स में भी नहीं लाया, फिजिक्स में भी नहीं लाया और केमिस्ट्री में भी नहीं लाया, तो इनकी जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स का हो जाएगा 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.5। ये नंबर कहाँ से आ रहा है सर? ये नंबर आ रहा है इनका, कहते हो ना कॉम्प्लीमेंट। तो ये 0.2 मैथ्स में लाने का था, तो 0.8 होगा मैथ्स में ना लाने का, क्योंकि दोनों का जो सम होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू 1। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे, 5 × 40 7 × 28, तो 0.28 आपका आंसर हो जाएगा। देयर इज अ 28% चांस कि वो किसी में भी ए ग्रेड लेकर ना आए, ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट्स। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है। तीसरे पार्ट में आपसे बोला है 2 सब्जेक्ट्स में। हम गलती अक्सर इसमें ये करते हैं कि जैसे मैथ्स में ग्रेड ए ले आया, फिजिक्स में भी ले आया और केमिस्ट्री में लेकर ना आए, बस खत्म। लेकिन ये नहीं है, और भी तो केस पॉसिबल है। ये भी तो पॉसिबल है कि वो मैथ्स में ले आया, फिजिक्स में ना लाया इस बार, और केमिस्ट्री में ले आया। यहां से भी तो आपको एग्जैक्टली ग्रेड ए मिलेगा, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स में। उसके बाद यहां पे लास्ट जो पॉसिबल है दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट वो मैथ्स में लेकर ना आए, फिजिक्स में ले आए और केमिस्ट्री में ले आए। तो यहां से मैथ्स का अलग कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री में नहीं लाया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स, प्रोबेबिलिटी दैट फिजिक्स में ना लाया एंड प्रोबेबिलिटी इन केमिस्ट्री, प्लस में प्रोबेबिलिटी वो मैथ्स में ना लाया, प्रोबेबिलिटी फिजिक्स में ना लाया, मतलब ले आया और प्रोबेबिलिटी केमिस्ट्री में ले आया।
तो ये इन तीनों केसेस को आपको ऐड कर देना है। मैथ्स में लाने के चांसेस 0.2 थे, फिजिक्स में लाने के चांसेस 0.3 थे, केमिस्ट्री में ना लाने के चांसेस 0.5 थे। मैथ्स में 0.2, केमिस्ट्री फिजिक्स में ना आने के 0.7 इंटू 0.5 प्लस मैथ्स में ना आने के चांसेस 0.8, 0.3 एंड 0.5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 0.03 प्लस 0.5 2 से 14 5 से 7 0.07 प्लस 8.8 इंटू 0.3 24 या फिर कह सकते हो 43 12 0.12। इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.22। तो दिस इज द परसेंटेज चांस कि वो किसी दो सब्जेक्ट्स में ग्रेड ए के लेकर आया है, यानी 22% चांस है उसके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 2 डाई आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑन डाइस आर डिफरेंट। अब दो डाइस को आप रोल करो, नंबर डिफरेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और दो डिफरेंट डाइस हैं। अब डिफरेंट डाइस का मतलब क्या होता है कि आपका एक डाई का जो आर है उस दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। नंबर डिफरेंट, देखो 6 केसेस ऐसे होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफरेंट नंबर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की ऑल सेम। अगर आपको ऑल डिफरेंट चाहिए तो ऑल सेम वाले केसेस हटा दो, तो 1 माइनस 6 केसेस ऐसे होते हैं टोटल, 1 1 2 2 3 3 4 4, जिसमें नंबर सेम होते हैं। अब 1/6 करके माइनस कर देंगे तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज एटलीस्ट 4। अब हम एटलीस्ट 4 का केस क्यों निकालें? सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड पार्ट में लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4, कम से कम 4, इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर या फिर सम लेस देन 4। हमें एटलीस्ट 4 यानी कम से कम 4 वाले केस चाहिए थे। अब मैं निकाल रहा हूं, नहीं, हमें चाहिए ऐसे नंबर्स, ऐसे पेयर जिनका जो सम है वो 4 से कम हो, और मैं 1 से माइनस कर दूंगा उसको। अब कितने नंबर्स में 1 से सम कम आएगा? 1 1 में, 1 2 में, 1 3 में नहीं आएगा, वो एटलीस्ट 4 हो जाएगा, या फिर 2 1 में, इसमें भी 3 आएगा। तो 3 केस ही तो मिल रहे तुमको, तो 1 माइनस 3/36। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1/12 लिख सकते हो, आपको मिल जाएगा 11/12। इनमें एटलीस्ट जो है नंबर्स आपके 4 से ज्यादा ही होने वाले हैं। सो दिस विल बी द आंसर। देख लो, हमें सोचो कितने 33 केसेस काउंट करने पड़ते। सो बेटर क्या है, एटलीस्ट के लिए हम 1 माइनस सम लेस देन 4। एटमोस्ट क्यों नहीं लिखा? एटमोस्ट लिखने का मतलब कि आप 4 को इंक्लूड करो। मैं 4 को इंक्लूड नहीं करना चाहता, मेरे आंसर में 4 आना चाहिए, एटलीस्ट 4, कम से कम सम 4 आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। 15 में बोला है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू स्कूल इन टाइम आर 3/7 5/7। एंड ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी का हाथ पकड़ के नहीं ला रहा है, किसी की साइकिल पे बैठ के नहीं आ रहा, दोनों डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट टाइम पे स्कूल आते हैं अपने अपने ऊपर। अज्यूम दैट इवेंट्स ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम आर इंडिपेंडेंट, वो तो पता ही था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग इन टाइम। तो ये बोल रहा है कि भाई ए टाइम पे आए लेकिन उस समय बी टाइम पे नहीं आना चाहिए, और अगर ए टाइम पे नहीं आया तो बी डेफिनेटली टाइम पे आना चाहिए। तो ये क्या बन जाता है, एग्जैक्टली ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम। अब ये इंडिपेंडेंट केसेस तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिख रहा है, ये जो नंबर्स हैं इनको मैं यहाँ पे सामने आपके लिख देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/7 हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 5/7। अब अगर इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने को आपको बोल दिए जाए तो ये सिंपल सा 1 से माइनस करके 4/7 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 2/7 आ जाएगा। दोनों ही नंबर्स 1 से माइनस होके आते हैं, दैट इज द रीजन ये प्रोबेबिलिटीज इनकी एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद देखिए, ये नंबर समझ में आ गए, यहां पे रख देना है बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कमिंग ऑन टाइम वाज 3/7, और उसी सेम टाइम पे बी को नहीं आना है, तो इसका 2/7 हो जाएगा। प्लस लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 4/7, और इसको टाइम पे आना है यानी कि 5/7। तो आप सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम आएगा 49, यहां से मिलेगा 6, यहां से मिलेगा 20। आंसर इज 26/49। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दिस इज योर आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर। खत्म क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था, बिना किसी दिक्कत के सॉल्व हो जाएगा। Kamal and Monica appear for an interview for 2 vacancies. The probability of Kamal selection is 1/3, Monica का 1/5. तो probability जो कि कमल सेलेक्ट हो जाए 1/3 है, या probability कमल के सेलेक्ट ना होने की 2/3। और अगर मोनिका की बात कर ली जाए तो इसके सिलेक्शन की probability 1/5 होती है, और मोनिका के ना सेलेक्ट होने की जो probability है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो 4/5 हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर।
अब अगर ये क्लियर है तो आगे बात करते हैं आपके find the probability that only one of them will be selected. तो probability that Kamal will be selected and Monica will not be selected plus the probability that Kamal will be not selected, Monica will be selected. दोनों ही केस में कोई एक ही बंदा या बंदी सेलेक्ट हो रहा है, तो इसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोल के हम मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे m कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ k कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ m हो जाएगा. अब k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/3, m कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 4/5 प्लस k कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो आएगा 2/3 और m आएगा 1/5. तो एलसीएम में 15 आ जाएगा, ये मिलेगा 4 + 2 6/15. अब 6/15 3 से कैंसिल होता है, तो आंसर हो जाएगा 2/5 कि एक ही उसमें से कोई सेलेक्ट होगा. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. आई होप दिस इज क्लियर. खत्म. A problem is statistics given to 3 students whose chances of solving it are 1/2, 1/3 respectively. What is the probability that exactly one of them solves it correctly? कोई एक ही बंदा सही से सॉल्व करे, बाकी दोनों सॉल्व ना कर पाए, सिर्फ एक ही बंदा. तो यहाँ पे भी वही है भाई, 3 लोग हो गए. अब मान लो मेरे पास जो बच्चे थे वो ABC नाम के थे, तो ऐसे देखो कि A सॉल्व कर ले उसको, इसके चांसेस 1/2, और अगर A सॉल्व ना भी कर पाए तो उसके चांसेस भी 1/2 ही तो होंगे, क्योंकि 1 इनका सम 1 होना चाहिए. अब B के सॉल्व करने के चांसेस अगर 1/3 हैं तो B के सॉल्व ना करने के चांसेस 2/3 हो जाएंगे. C के सॉल्व करने के चांसेस अगर 1/4 हैं तो C के सॉल्व ना करने के चांसेस 3/4 हो जाएंगे. अब हमसे बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स इट करेक्टली. सिर्फ एक ही बंदा सही सॉल्व करे, तो यानी A कर लेता है, B नहीं करे, C ना करे, ये भी बढ़िया. प्लस प्रोबेबिलिटी कि A सॉल्व ना कर पाए, B सॉल्व कर ले और C सॉल्व ना कर पाए, इनमें भी एक ही बंदे ने सॉल्व किया. फिर A सॉल्व ना कर पाए, B सॉल्व ना कर पाए और C सॉल्व कर ले, तो यहां पे भी एक ही बंदा देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसमें से तीनों में से कोई एक बार में एक ही कर रहा है. अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो A B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C. ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A देखो आपको 1/2 देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 2/3. ये नंबर्स ध्यान से बस मल्टीप्लाई कर ले तो कोई दिक्कत नहीं. इधर आ जाएगा 3/4. कोई भी नंबर काटना नहीं है अभी, उसका रीजन बताता हूँ. A कॉम्प्लीमेंट फिर से 1/2, B के चांसेस 1/3 हैं और C के ना होने के चांसेस 3/4 होंगे. A कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे 1/2, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब 2/3 और C को पास कराना है तो 1/4. तो ये आपको सबकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे लिख लेनी है. इसके बाद सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई 2 3 6 4 24, तो यहाँ 24 आ गया. 2 3 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 5 एंड 11, 11/24 इज द आंसर. मैंने काटा क्यों नहीं, काट सकता था बिल्कुल, लेकिन इसलिए नहीं काटा कि बाद में आपको एलसीएम वैसे ही लेना पड़ता. सो एलसीएम ना लेना पड़े इसलिए काटने की जरूरत नहीं है. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया. सो फार सो गुड, बढ़िया, मजा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं. फिर आते हैं क्वेश्चन 18 पे. मशीन ऑपरेट्स इफ ऑल इट्स 3 कंपोनेंट्स फंक्शन. तीनों कंपोनेंट्स फंक्शन होंगे तभी ऑपरेट करेगी. द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट कंपोनेंट फेल्स ड्यूरिंग द ईयर 0.14, द सेकंड कंपोनेंट फेल्स 0.1 एंड द थर्ड कंपोनेंट फेल इज 0.05. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर. अब इन तीनों में से कोई भी कंपोनेंट फेल हो गया तो मशीन नहीं चल रही, करेक्ट, और हमें एक मशीन को फेल ही कराना है. तो क्या होता है केस, देखो समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. इन्होंने बोला है कि मशीन ऑपरेट्स द प्रोबेबिलिटी द कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट फेल, तो ए बोल देते हैं. ए के फेल होने के चांस दिए 14, तो मैं इसको 14/100 लिखता हूं. इसको क्यों ऐसा लिख रहा हूं भी समझाऊंगा. तो ए जो होगा वो 86/100 हो जाएगा, करेक्ट, समझ में आ रहा होगा. ये ए का मतलब क्या है कि कंपोनेंट पहला फेल ना हो. द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कंपोनेंट विल फेल इज 0.1 यानी 10/100. तो बी फेल ना हो इसके चांसेस 90/100 है. और थर्ड कंपोनेंट फेल होगा इसके 5% चांसेस हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट 5/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट विल बी 95/, इधर सी कॉम्प्लीमेंट था, ये सी हो जाएगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी 95/100, ये मिल जाएगा आपको. और अब हमसे सवाल ये किया है कि किस सिचुएशन में मशीन फेल होगी. अब मशीन विल फेल तब फेल होगी, छोड़ो, एक भी कंपोनेंट फेल हुआ तो मशीन फेल, लेकिन मशीन को चलने के लिए सारे कंपोनेंट वर्किंग कंडीशन में चाहिए. मतलब एक ही ऐसा केस होगा
जहां पे मशीन चल रही होगी कि ए भी फेल ना हो, बी भी फेल ना हो और सी भी फेल ना हो, तीनों फेल नहीं होने चाहिए। तो मेरे से सवाल ये किया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल, इसका मतलब ये होता है इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1 माइनस मशीन प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन विल वर्क। पास तो नहीं करेंगे ना, वर्क कराएंगे मशीन को, या तो मशीन चलेगी या तो नहीं चलेगी। अब फेलियर के 7 केसेस हैं, सिर्फ ए चल रहा है बी सी नहीं चल रहा, सिर्फ बी चल रहा है ए सी नहीं चल रहा, सिर्फ सी चल रहा है ए और बी भी नहीं चल रहे हैं, तो भाई फेल ही तो हो रही है। या ए और बी दोनों ना चल के सिर्फ सी चल रहा है, तो एक भी कंपोनेंट फेल है तो पूरी मशीन फेल है। तो हम ये बस केस कर रहे हैं भाई मशीन वर्क करेगी एक ही केस में जब तीनों कंपोनेंट चलेंगे। तो तुम बोल सकते हो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी। अब समझो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। व्हाई इज दिस द थिंग? क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। तो 1 माइनस ए बी सी मतलब 86/100 इंटू 90/100 इंटू 95/100। तो जितने नंबर आपको कैंसिल करने कर लो, जैसे यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से खैर कोई नंबर खास कैंसिल होगा नहीं यहाँ पे, तो नीचे 1000 रहना हमारे लिए बेटर रहता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यस दिस विल बी योर आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना, 1 से इस नंबर को माइनस करना। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, बिकॉज जल्दी खत्म करना है। ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स। मतलब कि भाई अगर हम ए की बात करें, उसने टारगेट हिटिंग में हिस्सा लिया तो 5 में से 4 तो हिट कर लेगा। कब हिट नहीं करेगा? एक टारगेट हिट नहीं कर पाया बेचारा। बी जो है वो हिट करेगा 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, तो 3/4 लिख लेंगे। तो बी हिट नहीं कर पाएगा, इसके चांसेस 1/4 ही तो हुए। एंड सी कैन हिट टारगेट्स 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स, तो 2/3 लिख देंगे। सी कब हिट नहीं कर पाएगा? ये हो जाएगा 1/3। They fired simultaneously. Find the probability that any 2 out of A, B, C will hit the target. इन दोनों में से कोई एक ही टारगेट को हिट करेंगे, सिर्फ any 2। अब any 2 के लिए आप क्या बोलोगे कि भाई A ने किया, B ने किया, C ने हिट नहीं किया, प्लस प्रोबेबिलिटी A ने किया, B ने हिट नहीं किया और C ने हिट कर लिया। अभी भी 2 ही लोग हिट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट A will not hit but B and C will hit। तो इसको आप इंडिपेंडेंट केसेस बना सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B into probability of C plus probability of A into probability of B complement into probability of C plus probability of A complement into probability of B into probability of C। ये नंबर्स ऐसे मिल जाएंगे। अब अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज बस लिखना शुरू करूं, आपको आंसर मिल जाएगा 4/5, 3/4 एंड 1/3 प्लस A का फिर से वही 4/5, B कॉम्प्लीमेंट 1/4 और C आएगा 2/3 प्लस में A कॉम्प्लीमेंट आएगा 1/5, B है 3/4 और C है 2/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 हर जगह तो कट नहीं रहा, तो नहीं काटते, एलसीएम डायरेक्टली लेते हैं 60। 5 4 से 23 था 60, तो इधर आएगा 12 प्लस 8 प्लस 6 26। तो आंसर इज 13/30। दैट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द कंडीशन, ये प्रोबेबिलिटी जब कोई तीनों में से सिर्फ 2 ही लोग टारगेट को हिट कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% ऑफ द केसेस व्हाइल बी इन 90% ऑफ द केसेस। ओके, ए जो है सच बोलेगा, इसके चांसेस 0.75 है या 3/4 है। 75% का मतलब होता है 3/4, 75/100 3/4। और ए झूठ बोलेगा, मतलब फॉल्स रिपोर्ट करेगा या झूठ बोल रहा है, इसके चांसेस हैं 1/4। ऑब्वियसली इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। बी सच बोलेगा, ये 90% ऑफ द टाइम सही है, लेकिन बी झूठ भी बोल सकता है, और जब वो झूठ बोलेगा वो 1/10 होगा। इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट? डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट ऑफ बी इज ट्रू? मतलब हम कितना भरोसा कर सकते हैं बी के ऊपर कि वो सच ही बोलेगा? अब बात को समझो, इन्होंने ये नहीं बोला कि बी सच बोलेगा, इन्होंने ये बोला है कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अब कोई बात अगर सच है तो वो सच है। अब ए उसको झूठ बोलेगा तो बोलेगा बी सही है, और बी झूठ बोलेगा तो ए बोलेगा सही है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यही होता है ना। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ए सच बोले उसी समय बी को झूठ बोलना है, लेकिन जब ए झूठ बोले उसी समय बी को सच बोलना है। तो ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट
प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 3/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1/10 है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1/4 हो जाएगा और बी 9/10। तो आपको एलसीएम तो 40 मिला, ऊपर मिल गया 12। ठीक है, हमसे पूछा है कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम सी बन रहा है। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 से कटता है 3/10। 3/10 का मतलब होता है 30%। सो 30% ऑफ द टाइम्स दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। एक अगर सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा होगा, ये श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A bag contains 1 black and 2 white balls. A drawing balls from the bag. A drawing come from the bag consists of taking a ball from the bag and keeping it out in white. If it is white, putting it back. If it's black, calculate the probability the first drawing is a white ball. अब ये जो है एक रिकर्सिव तरीके से चीजें चल रही हैं। So होता क्या है, एक बैग है, इसमें एक ब्लैक बॉल है और 2 व्हाइट बॉल्स हैं। आपको एक बॉल निकालनी है और देखना है अगर ये व्हाइट है तो वापस अंदर डाल देना है, लेकिन अगर वो ब्लैक है, ओके, कीपिंग इट आउट, ओके, व्हाइट है तो बाहर ही रखना है, लेकिन अगर वो ब्लैक बॉल निकली, इफ इट्स अ ब्लैक बॉल, तो वापस अंदर जाएगी। व्हाइट है तो बाहर ही रहेगी, ब्लैक बॉल होगी तो वापस वो अंदर जाएगी। द फर्स्ट ड्रॉइंग इज अ व्हाइट बॉल। पहले पार्ट में तो बड़ा सिंपल सा बोला है कि पहले ही व्हाइट बॉल होनी चाहिए। अब व्हाइट बॉल 2 थी, टोटल बॉल 3 थी, तो 2/3 आंसर। सेकेंड पार्ट में बोला है द सेकेंड ड्रॉइंग इज अ व्हाइट बॉल। अब दूसरी ड्रॉइंग व्हाइट बॉल कैसे हो सकती है, बात समझना। A bag contains 1 black, 2 white balls. Drawing comes from the bag consists of taking a ball from the bag, keeping out of it if it's white, and putting it back if it's black. Calculate the probabilities. The second drawing is a white ball. अब अगर सेकेंड बॉल व्हाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें 2 केसेस बनेंगे। 2 केसेस कैसे बनेंगे देखो, मान लीजिए आपने बैग से क्या किया, प्रोबेबिलिटी, आपने पहली बॉल ब्लैक निकाली और दूसरी बॉल व्हाइट निकाली, प्लस साइन लगा के आपने पहली भी व्हाइट निकाली, दूसरी भी व्हाइट निकाली, यही 2 केसेस आपके बनते हैं। तो ये मतलब ऐसे है ना कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन यू हैव ड्रॉन ब्लैक बॉल, यही सिखाया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, पहली बार हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तुम नहीं भी करोगे तुम्हें समझ में आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, आपने व्हाइट निकाल ली, अब बताओ व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी जब व्हाइट ही निकली थी पहले, यही तो लिख रहा हूं, समझ रहे हो, जो लिख रहा हूं वो समझो आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस 1/3 थे। अब अगर ब्लैक बॉल निकल चुकी है तो व्हाइट ही 2 बची है और अंदर बॉल भी 2 बची है, तो 2/2 हो जाएगा। प्लस अगर आप व्हाइट बॉल निकाल रहे हो तो व्हाइट बॉल निकालने के चांसेस तो 2/3 थे। अब व्हाइट बॉल अगर निकल चुकी है, अच्छा एक चीज और, सॉरी इसमें ना, अगर आपने पहली ब्लैक बॉल निकाली है, लॉजिक समझो, अगर आपने पहली ब्लैक बॉल निकाली है तो ये ब्लैक बॉल वापस गई, तो अंदर 3 ही बॉल्स है, लेकिन अगर आपने व्हाइट निकाल दी तो अंदर सिर्फ एक ही व्हाइट बॉल बचेगी और टोटल 2 बॉल्स बचेंगी। ये आंसर आएगा इसका। तो यहां मिलेगा 2/9 प्लस 2/6, एलसीएम लोगे 18 आएगा, 4 + 6 10/18। अब 10/18 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10/18 विल गिव यू 5/9 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। सिंपल से कॉन्सेप्ट, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये था सेकेंड पार्ट। द थर्ड ड्रॉइंग इज अ व्हाइट बॉल। अब भाई तीसरी व्हाइट बॉल होनी चाहिए, कितने केसेस बनेंगे उन केसेस को देख लेते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया। तीसरा पार्ट समझते हैं। द थर्ड ड्रॉइंग इज अ व्हाइट बॉल, मतलब कि 3 केसेस, पहली बॉल ब्लैक, दूसरी बॉल ब्लैक और तीसरी बॉल व्हाइट, प्लस पहली बॉल व्हाइट, दूसरी बॉल ब्लैक और तीसरी बॉल व्हाइट, तीसरी बॉल हमें व्हाइट चाहिए, थर्ड ड्रॉइंग इज अ व्हाइट बॉल, प्लस पहली बॉल व्हाइट, दूसरी बॉल व्हाइट, तीसरी बॉल व्हाइट। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आप व्हाइट बॉल अगर निकाल लेते तो बैग में डाल ही नहीं रहते, तो तीसरी तो व्हाइट इस केस में नहीं आ सकती है, ये हम कंफर्म है, कंफर्म से कह सकते हैं। लेकिन ये केस जरूर आ सकता है कि पहली ब्लैक, दूसरी व्हाइट, तीसरी भी व्हाइट, ये ब्लैक ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट व्हाइट, तीसरी बॉल हमेशा व्हाइट होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा। अब हमें मालूम है सारे केस डिपेंडेंट है। समझो बात को, अगर हम ब्लैक बॉल निकालते, हमारे पास अभी भी ना एक ही ब्लैक बॉल और 2 व्हाइट बॉल्स हैं,
ब्लैक बॉल अगर निकाली तो ब्लैक बॉल पहली बॉल 1/3, लेकिन हम ब्लैक बॉल अगर निकाल रहे हैं तो उसको वापस भी डाल रहे हैं, तो अगर हमें दूसरे केस में भी ब्लैक डांग निकालनी है तब भी 1/3 ही प्रोबेबिलिटी आएगी। ब्लैक हमने फिर से वापस डाल दी, अब भी बैग में 3 ही बॉल्स हैं लेकिन व्हाइट कितनी है 2, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तीसरे में व्हाइट निकालने की अगर 2 ब्लैक पहले निकली। ओके, अगर आपने व्हाइट निकाली, अगर व्हाइट निकाली तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। लेकिन मजे की बात अब इसमें क्या हुआ, जब आपने व्हाइट बॉल निकाल ली, पहली बॉल व्हाइट निकल गई, अब व्हाइट बॉल निकलने के बाद सिर्फ 2 ही बॉल बचेंगी, क्योंकि द मोमेंट यू टेक आउट व्हाइट बॉल अंदर बैग के 2 ही बॉल्स रह जाएंगी। करेक्ट। अब दूसरी, अब क्या है भाई, एक ही ब्लैक बॉल है और आपको वो निकालनी है तो 1/2, लेकिन ब्लैक बॉल निकाली वापस डाल दी तो बैग के अंदर अभी भी 2 बॉल मेंटेन्ड है, तो तीसरी व्हाइट होगी, एक ही व्हाइट, एक व्हाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, अब ये भी व्हाइट निकालोगे, इसके चांसेस 1/2 ही तो होंगे प्लस में। अब अगर आप ब्लैक निकाल लो भाई, वही बात कि 1/3 वापस हमने डाल दिया, तो व्हाइट निकालने के क्या चांसेस है, 2/3। अब व्हाइट निकल गई, अब व्हाइट निकल गई तो 1/2 बचेगा, तो दिस विल बी द फाइनल केस। तो आपको यहां से मिलेगा 2/27 प्लस 2 सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, चलो 2/27, और तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, वैसे भी एक 2 काट लेते हैं, प्लस में 1/6, प्लस में यहां से भी 2 कट जाएगा, 1/9। अरे भाई 54 एलसीएम आ गया, कोई बात नहीं, 54 डबल टाइम्स मतलब 4 प्लस 9 टाइम्स यानी कि 9 प्लस 6 टाइम्स मतलब कि 6 19/54। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ व्हाइट बॉल ऑन द थर्ड ड्राइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप डाउनलोड करो, अगर ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा जेनेट से आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पुलिसमैन फायर्स 4 bullets on a decoy. The probability that the decoy will be killed by 1 bullet is 0.6. What is the probability that decoy is still alive? भाई 4 गोली मारी है लेकिन अभी भी अगर जिंदा है तो बड़ा बेशरम डेकॉइट है, तो what is the probability that he is still alive? हिट करने के, भाई देखो किल करने के जो चांसेस हैं वो 0.6 हैं, तो किल के जो चांसेस थे वो 0.6 थे एंड किल नहीं करने के जो चांसेस थे वो 0.4 थे। बराबर भाई, कोई दिक्कत? तो इसको मैं 6/10 भी बोल सकता हूं, इसको मैं 4/10 भी बोल सकता हूं। इसको एज इट इज क्यों लिख रहा हूं अभी समझाऊंगा। इन्होंने बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट decoy will be killed by 1 bullet is this. What is probability that decoy is still alive? Probability that the decoy is still alive. Alive में कैसे पॉसिबल है? Alive is possible when you hit bullets and none of the bullet hit. मतलब यहां पे भी बच गया, यहां पे भी बच गया, यहां पे भी बच गया और यहां पे भी बंदा बच गया, और हर बुलेट की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी थी। तो 4/10 इंटू 4/10 इंटू 4/10 इंटू 4/10 ये आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करोगे नीचे आ जाएगा 10,000, 10,000, और ऊपर आएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, तो आंसर आ जाएगा 0.256, 0.256 ना भाई, 4 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो गई। यस, 0.0256, दिस इज द आंसर। ये चांसेस हैं भाई उसके जिंदा रहने के, बहुत कम चांसेस हैं, चांसेस आर लो बट नेवर जीरो। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है A and B toss a coin alternatively till one of them gets ahead and wins the game. If A starts first, then the probability that A B will win the game. अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं, इनमें से कोई एक गेम जरूर जीता है, लेकिन टॉस कहाँ पे कहाँ आ जाए, हर टॉस जो होता है वो पिछले टॉस से इंडिपेंडेंट होता है। समझो, हमसे बोला है कि भाई प्रोबेबिलिटी ए एंड टॉस ऑल्टरनेटिवली वन ऑफ देम गेट्स अहेड एंड विन द गेम, मतलब भाई ए के जीतने के चांसेस भी 1/2 हैं और बी के जीतने के जो चांसेस हैं वो भी 1/2 हैं। इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन द गेम। अगर ए ने शुरू किया है तो बी जीता, इसके क्या चांसेस हैं? देखो ए ने शुरू किया गेम, ए स्टार्ट्स फर्स्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी बी विल विन द गेम। तो ए ने अगर शुरू किया है तो बी जीता, मतलब ए नहीं जीता, तो ए नहीं जीता बी जीत गया। फिर ये भी तो पॉसिबल है कि ए नहीं जीता बी भी नहीं जीता, फिर ए आया वो भी नहीं जीता, फिर बी आके जीत गया, तो हर दूसरे केस में बी को जिता रहे हैं हम। करेक्ट, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्या चाहूंगा, द प्रोबेबिलिटी इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल गेन। चलो लिख सकते हैं probability that A will not win but B will win plus probability of A not winning, B not winning, A again not winning but B winning। फिर से probability of A not winning, B not winning, A not winning, B not winning, A again not winning and B winning। and ये चीज infinitely चल सकती है, कभी भी हो सकता है कोई जीते ही ना, ये चीज हमेशा चलती जाएगी। अब A complement into B,
ये करना आसान होगा क्योंकि ये 1/2 इंटू 1/2 आपको मिल जाएगा, प्लस में 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि जीतने के लिए आपको हेड्स चाहिए और टेल आया यानी आप नहीं जीते हो, तो दोनों ही यहाँ पे 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम चीज आएगी भाई, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितनी बार, 6 बार। इस तरीके से ये इन्फिनाइट टाइम्स चलता रहेगा। तो अगर आप नोटिस करो ये जो नंबर्स हैं 1/4, इसको अगर मैं कॉमन ले लूं, 1/4 ही तो है, इधर 1 बचेगा, इधर 1/4 बचेगा, इधर 1/16 बचेगा। मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, 2 उठा ले रहा हूं कॉमन, क्या दिक्कत है। इस तरीके से चल रहा है इन्फिनिटी तक। करेक्ट, ये इन्फिनाइट जीपी है। 1/4 बाहर रहने दिया और इन्फिनाइट जीपी अंदर लिखा, तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस द कॉमन रेशियो 1/4 था। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 इंटू 1/3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 से ये 4 कट गया, आंसर आ जाएगा 1/3। तो बी के जो जीतने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, बी जीत गया, इसके जो चांसेस हैं वो 1/3 हैं, और ए के जीतने के चांसेस 2/3 हैं। मजेदार लगा? हमें तो लग रहा है ना भाई हाफ हाफ होगा, 50-50% चांस, बट एक्चुअली में बी के जो जीतने के चांसेस है 1/3 हैं और ए के जीतने के चांसेस 1 - 1/3 यानी कि ये होगा। तो पहले शुरू कौन कर रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। ए एंड बी थ्रो डाइस ऑल्टरनेटिवली स्टिल टिल वन ऑफ देम गेट्स अ टोटल ऑफ 10 एंड विंस द गेम। ओके, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। ए एंड बी डाई थ्रो कर रहे हैं और 2 डाई थ्रो कर रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस। अब पेयर ऑफ डाइस में जो सम 10 आता है वो कैसे आ सकता है? लेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 10। ये प्रोबेबिलिटी में कैसे बनेगा? सोचो, 1 के साथ आएगा नहीं, 2 के साथ आएगा नहीं, 3 के साथ नहीं आएगा, 4 के साथ आएगा। 4 6 एग्जिस्ट करता है तो 6 4 भी एग्जिस्ट करता है, 5 5। इसके अलावा कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें वो जीते। मतलब आउट ऑफ 36 ऑप्शंस दे हैव ओनली 3 चांसेस कि वो लेकर आए, तो इधर 1/12 मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर सम 10 आ रहा है, इसके चांसेस 1/12 हैं, और प्रोबेबिलिटी दैट सम इज नॉट 10, इसके जो चांसेस हैं वो 11/12 में। अगर आप ये चीज समझ गए तो बड़े मजे से समझ गए हो। हमसे बोला है फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स। अगर ए को स्टार्ट करना है, समझो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं ए के जीतने के चांसेस। समझो ए के जीतने के चांसेस क्या होंगे? ए ने फेंका, सम 10 आ गया, जीत गया, खत्म। लेकिन ए ने फेंका, नहीं जीता, बी आया, नहीं जीता, फिर ए आके जीत गया, फिर प्रोबेबिलिटी ए आया, नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर से ए नहीं जीता, बी आके फिर नहीं जीता और ए जीत गया। यहां पे बच्चों हम कर क्या रहे हैं, बात को समझना बहुत जरूरी है। हमें ए को जिताना है, एनी हाउ ए स्टार्ट कर रहा था और ए को ही जिताना है, तो पहले मैं आके जीत सकता है। या आया नहीं जीता होता भाई, चांसेस नहीं लगते, बी आके बी भी नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर बी जीत जाता तो गेम वहीं पे रुक जाता। हमें गेम रोकना नहीं, हमें ए को जिताना है, तो ए यहाँ पे आके जीत जाएगा तीसरे ट्राई में, ऐसे 5वें ट्राई में, ये इनफिनाइटली चलता जाएगा। अब ए के जीतने के चांसेस क्या थे भाई? ऑब्वियसली अगर सम ले आया तो जीत जाता। ए नहीं जीता यानी कि 11/12, बी नहीं जीता यानी 11/12, ए आके जीत गया यानी कि 1/12। प्लस करेंगे, उसके बाद सेम लॉजिक, 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 1/2। सेम ये इन्फिनाइटली आपका चलता रहेगा। ओके, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है बताया था भाई। क्या करने का? 1/12 कॉमन लेने का, यहां पे आएगा 1 प्लस 11/12 का स्क्वायर, दिख रहा है ना, 2 बार है, फिर 11/12 की पावर 4 बार है, प्लस क्योंकि 1/12 तो मैंने कॉमन ले लिया, फिर अगला 11/12 की पावर 6, एंड ये चलता जाएगा इन्फिनाइट टाइम्स के लिए। तो ये इन्फिनिटी तक गेम चल सकता है। इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि कभी सम 10 आए ही ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/12 इंटू ये इन्फिनाइट जीपी है, तो 1/1 - 121 डिवाइडेड बाय 144। तो ये जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 - r। अब यहाँ पे a जो है वो पहला टर्म 1 है, और जो r है दैट इज द कॉमन रेशियो, वो 11/12 का होल स्क्वायर है, जो 121/144 होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो।
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/12 आएगा मल्टीप्लाइड बाय, इसको सिंप्लीफाई करके 144 माइनस 121 अगर हम करेंगे तो 23 मिल जाएगा। नीचे आ जाएगा 23, ऊपर आ जाएगा 144, करेक्ट। इसको काट दो, 12 आ गया। तो 12/23 इज द परसेंटेज चांस कि ए जीत सकता है। ये है ए के जीतने की चांसेस। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इज दिस। गेम ए को ही शुरू करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा। तो 1 माइनस 12/13, आंसर इसका आ जाएगा 11/13। ऑब्वियस सी बात है, ए को एक एज मिलेगा, जो पहले गेम स्टार्ट कर रहा है वो पहले ही चांस में जीत सकता है, ठीक है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर। किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक इन्फिनाइट जीपी बनानी है, उस जीपी को सिंप्लीफाई करना है इस फॉर्मूले से, लेकिन ये पहला टर्म कॉमन लेके, वरना फंस जाओगे। अगर आप पहला टर्म ये कॉमन ऐसे नहीं लोगे देन यू विल बी स्टक। आई डोंट वांट यू टू बी स्टक एनीवेयर। सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी मस्त तरीके से आ गई होंगी। तो अगर आ गई हैं तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरा पीडीएफ आपको ऐप में हमारे मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।